हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हमने अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें बात की थी रावल जैत्र सिंह के बारे में और रावल तेज सिंह के बारे में। आज हम रावल तेज सिंह के पुत्र रावल समर सिंह के बारे में बात करेंगे और समर सिंह के बाद हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रावल शाखा के अंतिम राजा रहेंगे रावल रतन सिंह। ठीक है साथियों, चलिए पहले हम रावल समर सिंह की बात करते हैं और उसके बाद रावल रतन सिंह की बात करेंगे। रावल समर सिंह का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है समर सिंह का। दिल्ली से विवाद होता है, ये महत्वपूर्ण घटना रही समर सिंह के समय। देखिए आइए समर सिंह को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रावल समर सिंह। दोस्तों हम मेवाड़ रियासत का इतिहास पढ़ रहे हैं और गुहिल वंश की बात कर रहे हैं हम। और गुहिल वंश की एक शाखा है रावल शाखा। रावल शाखा राज कर रही है मेवाड़ पर और रावल शाखा के जो शासक हैं उनका नाम है रावल समर सिंह। रावल समर सिंह। कार्यकाल समर सिंह का पूछा जाए तो 1273 से और 1302। क्लियर। चलिए अब समर सिंह की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम यहां पर नोट कर लेंगे, जो सीधा सीधा हमें एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। सीधा प्रश्न पुटअप होगा यहां से, कोई चेंज होना नहीं है प्रश्न में। देखिए जैसे पिता है, माता है, जैसे इनकी उपाधियां या उपनाम हैं, जैसे इनके मुख्यमंत्री हैं, जैसे इनके समकालीन दरबारी विद्वान हैं, जैसे इनके समकालीन जैन विद्वान हैं और जैसे इनके शिल्पी हैं। ठीक है, आपको सभी जैसे याद है ना, मैंने जो बोला है जैसे जैसे। देखो जैसे पिता, ठीक है, माता, उपाधियां या उपनाम, उपनाम या टाइटल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपन बात करेंगे, समझ समझ कर चलेंगे एक बार। ठीक है, यहां हम बात करते हैं इनके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, यहां दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। यहां बात करते हैं साथियों दरबारी शिल्पी, दरबारी वास्तुकार लिख दो या शिल्पी, जो महल मकबरे छतरियां उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां बात करेंगे समकालीन जैन विद्वान, समकालीन जैन विद्वान। ठीक है, एक एक करके नोट करेंगे। देखो पिता पूछ लिया जाए तो रावल तेज सिंह। अच्छा माता बताओ, आप कमेंट करके बताओ माता का क्या नाम है। हाँ, मैंने बताया था कि माता के द्वारा चित्तौड़ में जैन पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, है ना। माता का नाम जैतल देवी। ठीक है, चलिए उपाधियां या उपनाम। अच्छा उपाधियां या उपनाम आप बताओ, मैं समझाकर लिखूं या फिर सीधे ही लिख दूं यहां पर, आप बताओ, बोलो भाई। हाँ, पहले समझ लें भाई, एक बार इस कैरेक्टर को देख लेते हैं कि इस कैरेक्टर को क्या ये उपाधियां सूट करती हैं या नहीं करती हैं, या ऐसा तो नहीं कहीं वैसे ही ये टाइटल दे दिए गए हैं, है ना। छोड़ दूं इसको, खाली छोड़ दूं थोड़ा। ठीक है अभी समझेंगे, रुक जाओ। अब मुख्यमंत्री है इनका निम्बा। कौन है मुख्यमंत्री? निम्बा है। दरबारी विद्वान देखो, भाव शंकर, भाव शंकर, शुभचंद्र,
और देव शर्मा, ये इनके दरबारी विद्वान हैं। ठीक है, इनके जो वास्तुकार हैं या शिल्पी हैं, देखो केल सिंह, करम सिंह, केल्लण और पदम सिंह। हाल ही में परीक्षा हुई थी सीईटी की, उसमें पूछा गया था, सभी के नाम लिखकर दे दिए थे शिल्पियों के, और एक नाम दे दिया था जैन विद्वान का। तो ये पूछा गया था कि रावल समर सिंह के दरबारी शिल्पी निम्न में से कौन नहीं है। तो ये दरबारी शिल्पी नहीं है, यहां पर कौन, रतन प्रभु सूरी, प्रभु सूरी, एक पार्श्वचंद और एक अमित सिंह सूरी, अमित सिंह सूरी। ठीक है, ये इनके कौन रहे हैं, दरबारी, ये इनके, माफ कीजिएगा, ये इनके समकालीन जैन विद्वान रहे हैं। ठीक है, दरबारी विद्वान तीन हैं, एक शुभचंद्र है, भावशंकर है और देव शर्मा है। मुख्यमंत्री रहे हैं इनके निम्बा। ठीक है, दरबारी जो इनके शिल्पी हैं वो केल सिंह, करम सिंह, केल्लन और पदम सिंह हैं। अब इनकी उपाधियां देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े टाइटल हैं इनके, और मुझे ऐसा लगता है शायद इस कैरेक्टर को वो टाइटल सूट भी करते होंगे, है ना, समझेंगे एक बार, आप इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ना। देखो साथियों, क्या होता है कि ये चित्तौड़ है, भाई मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, रियासत तो मेवाड़ है, लेकिन राजा जी तो चित्तौड़ में बैठेंगे ना। राजा राज कर रहे हैं कौन, समर सिंह। कौन राज कर रहे हैं, समर सिंह राज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं दिल्ली। देखो दिल्ली में क्या घटना घटित होगी, हम चलते हैं दिल्ली। दिल्ली पर जो राज चल रहा है समर सिंह के समय, दिल्ली पर जो समर सिंह के समय राज चल रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा है। हम अलाउद्दीन खिलजी को एक के लिख देते हैं शॉर्ट में, आप अरविंद केजरीवाल जी मत समझ लेना। ठीक है, चलो अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहा है दिल्ली पर। खिलजी दोस्तों सपना देख रहा है गुजरात विजय का, गुजरात को लूटने का, समुद्री व्यापार पर जो अपना नियंत्रण स्थापित करने का। ठीक है, तो ये व्यक्ति गुजरात में अपनी सेना भेजेगा। इसकी सेना का मुख्य जो उद्देश्य है वो है गुजरात से मोटी बड़ी धन संपदा को प्राप्त करके और दिल्ली लेकर आना। ठीक है, तो खिलजी की सेना जाएगी कहां पर, गुजरात। खिलजी की सेना कहां जा रही है दोस्तों, देखो खिलजी की सेना जा रही गुजरात। जिस स्थान पर सेना जाती थी हम उसे अभियान बना देते हैं, इस अभियान को कहते हैं खिलजी का गुजरात अभियान। ठीक है, देखो खिलजी ने भेजा कौन सा अभियान, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये अभियान कब गया तो आप क्या बताओगे, ये अभियान जाता है 1298 और 99, 99 के प्रारंभ में ये अभियान चला जाता है। ठीक है जी, क्योंकि लंबा समय लगेगा इसलिए मैंने कोई फिक्स तारीख इसकी लिखी नहीं है, क्योंकि सेना पहले दिल्ली से रवाना होकर धीरे 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 पैदल मार्ग से गुजरात जाएगी, गुजरात को लूटेगी, धन यहाँ से इकट्ठा करेगी, खजाना लेगी यहाँ से इकट्ठा करके, और यहाँ से वो पहुंचेंगे कहाँ, दिल्ली। तो इसमें लंबा समय लगेगा, बहुत दूरी है दोस्तों। गुजरात अभियान पर खिलजी नहीं गया। कौन नहीं गया, खिलजी स्वयं नहीं जाता है गुजरात अभियान पर, इसका एक भाई बताया जाता है उलुग खां। देखो हम लिख देंगे मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति। देखो मुख्य सेनापति उलुग खां है, उलुग खां के कई सहयोगी जाएंगे यहाँ।
मुख्य सेनापति कौन है? उलुग खां। इस उलुग खां की हेल्प करने के लिए, इसका हाथ बटाने के लिए अन्य सहयोगी, समझते हुए चले जाना, अन्य जो सहयोगी हैं वो हम 3-4 के नाम लिख लेते हैं, वैसे तो कई थे, काफी है 3-4 के नाम हम लिख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले नुसरत खां, नुसरत खां। एक और सेनापति है अलप खां, अलप खां। एक और सेनापति है मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह। एक इस मीर मोहम्मद शाह का सहयोगी है केहब्रू। कौन है? केहब्रू। क्लियर? ये व्यक्ति लेकर जा रहे हैं खिलजी की सेना को उसके आदेश पर, कहां पर? गुजरात में। और इनका जो टारगेट है वो है गुजरात को लूटना। इनका जो टारगेट है वो किसको लूटना है? गुजरात को लूटना है। ठीक है जी, सुनिएगा। सेना उलुग खां के नेतृत्व में चल दी है कहां की ओर? दिल्ली से गुजरात की ओर। देखो सेना इस प्रकार से आ रही है, देखो ऐसे आ रहे हैं। इनके पास वो पीके, देखा है आपने पीके मूवी में? उसके पास कोई वस्त्र वगैरह तो रहते नहीं है, एक रेडियो रहता है। वो रेडियो उलुग खां के पास भी था, रेडियो चल रहा है आराम से। सेना ऐसे आ रही, देखो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बस सेना प्रवेश कर गई दोस्तों, कहां? मेवाड़ रियासत। क्योंकि ये मार्ग जो दिल्ली से गुजरात जा रहा है वो निकल के जा रहा था कहां से? मेवाड़ रियासत से। ये लोग जैसे ही सेना सहित प्रवेश किए उलुग खां के नेतृत्व में, कहां पर? मेवाड़। सूचना पहुंच गई कहां? चित्तौड़, राजधानी। चित्तौड़ का राजा फ्री बैठा, एकदम कूल डाउन। मंत्री भागा भागा पहुंचा, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। तो समर सिंह ने बोला, यार क्या हो गया भाई? अब तो कोरोना भी गया, वैक्सीन ढूंढ ली ना अपन ने, ऐसा कौन सी बीमारी आ गई, क्या अनर्थ हो गया, कौन से बादल फट गए? बोल महाराज, एक बड़ा दल और बल हरे हरे ध्वज लेकर, हरे झंडे लेकर और पैदल मार्ग से हमारी रियासत में प्रवेश कर रहा है। यानी कि आक्रमण हो गया हमारे ऊपर। समर सिंह ने कहा, किसने कर दी इतनी जुर्रत, किसकी है ये हिम्मत जो हमारे ऊपर आक्रमण कर दे? समर सिंह टूट पड़ा इस पूरी सेना पर। दोस्तों, इस सेना को दंडित किया, दंड दिया भयंकर, सबको कूटा। सबने कसम खाई, अम्मी जान की कसम, हम आक्रमण करने नहीं आए शक्तिमान। लेकिन शक्तिमान सुनने के लिए तैयार नहीं इनकी बात, बहुत कूटा इनको। तो इनसे पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो इन लोगों ने कहा, महाराज आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम आक्रमण करने मेवाड़ पर नहीं आए, चित्तौड़ पर नहीं आए। तो क्यों आए हो? बोल महाराज, हम तो निकल के जा रहे थे कहां की ओर? गुजरात की ओर। समर सिंह ने और कूटा फिर इनको कि नालायकों, ये रोड, ये जो हाईवे है, ये तुम्हारे अब्बू जान ने बना रखा है कि? हाँ, अरे ये रोड तो हमारा है, घर हमारा है, तो परमिशन लोगे नहीं लोगे हमसे? टोल टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने कहा, महाराज आपके जोड़े हाथ, वो लो टैक्स। एक मोटी धनराशि प्राप्त की, किसने? समर सिंह ने। और भयंकर कूटा इनको, दंडित किया और इनको भगा दिया। और ये कहकर भगाया कि सुनो, जीवन में वापस लौट के मत आ जाना, कहां? मेवाड़। देख मत लेना मेवाड़ की ओर। इन्होंने कहा, महाराज पकड़े कान और आपके जोड़े हाथ, वापस जीवन में नहीं आए मेवाड़। ये यहां से पिटकुट कर, वापस रिपीट करूं क्या, सुन लिया होगा वैसे आपने, ये यहां से भयंकर पिटकुट कर पहुंचे कहां? गुजरात। साथियों, इन लोगों ने गुजरात में एक मंदिर है, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। ये प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि सोमनाथ मंदिर के जो गर्भगृह में भगवान शंकर का शिवलिंग था, उस तक को तोड़ दिया गया। पूरे गुजरात को लूटा गया, अस्त व्यस्त कर दिया गया। एक बड़ी धनराशि को, एक बड़े सोने चांदी पैसे खजाने को इन लोगों ने इकट्ठा किया, और ये लोग वहां से लेकर और उसे चले कहां की ओर? दिल्ली की ओर। भाई उसको कलेक्ट किया और लेकर जा रहे हैं कहां की ओर? दिल्ली की ओर। लेकिन जैसे ही इनका मुंह दिल्ली की ओर हुआ तो इनको चांटे याद आए, किसके?
समर सिंह के। उलुग खां बोला कि भैया नुसरत खां, यहां से तो मामला कर दिया अपन ने सेटल, भाई लूट लिया। सोमनाथ मंदिर के जो गर्भगृह में पत्थर लग रहा था उसके 5 टुकड़ों को, 5 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था उसको, उसके 5 टुकड़ों को ये लेकर जा रहे थे कहां, दिल्ली। इनका मानना था कि खिलजी दिल्ली में मस्जिद बनवाएगा और उस मस्जिद की सीढ़ियों पर पत्थर लगाया जाएगा, किसका, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का। ये लेकर जा रहे थे साथ में। अभी देखना क्या होगा, जैसे ये गुजरात से चले इधर की ओर, ऊपर की ओर, तो इनको याद आया समर सिंह। अब समर सिंह याद आया तो समर सिंह ने, अब समर सिंह ने इनको दंड दे दिया था पहले, समर सिंह याद आया, इन लोगों ने मार्ग चेंज कर दिया। इन लोगों ने कहा महाराज सुनो, आपस में बात कर रहे हैं, बोल देखो भैया जो पुराना रास्ता है ना जिससे सेना आई है दिल्ली से, वापस उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, कोई उचित मार्ग चुनो। क्या चुनो, कोई उचित मार्ग चुनो। अब ये उचित मार्ग देखो साथियों कहां से चुनेंगे, ये लोग उचित मार्ग देखो कहां से चुनेंगे। मैं इसको साफ कर दूं, एक बार कर दूं क्या साफ। अच्छा टाइटल देखना, इसके टाइटल दोस्तों, ये तुर्क मुसलमान है, तुर्क मुस्लिम है। इस व्यक्ति को कहते हैं तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, यानी कि तुर्कों को गुजरात आने से रोक रहा है कौन, समर सिंह। पहला उपनाम है इसका, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। अरे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है इस पर्सनैलिटी को, तुर्कों को मार रहा है कूट रहा है। दूसरा, शत्रुओं की शक्ति का अपहरता। देखो ये सेना पूरी की पूरी खिलजी की सेना भयंकर दंडित होती है, यहां पर इनको दंड दिया जाता है, लेकिन ये सोमनाथ मंदिर को तोड़ेंगे, बड़े खजाने को लूटेंगे यहां से। और देखो यहां सक्सेसफुल हो रहे हैं ये लोग और यहां पिट के आए हैं। तो ये कहा जा रहा है, राइटर कह रहे हैं शत्रुओं की शक्ति का अपहरता, यानी कि दुश्मन की शक्ति को हरने वाला। और तीसरा टाइटल सुनना, शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान, यानी कि अपने दुश्मनों को मारने में किसके समान, सिंह के समान झपट्टा मारता था कौन, समर सिंह। ये 3 उपनाम है किसके, समर सिंह के। सुनिए पहले इसके उपनाम लिख लेते हैं, इस कहानी को यहीं पोज करना। पहला क्या था भाई, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। दूसरा, शत्रुओं की शक्ति का अपहरता, शत्रुओं की शक्ति का अपहरता, शत्रुओं की शक्ति का अपहरता। अगला, अगला उपनाम सुनिएगा बहुत अच्छा है, शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान, शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान, सिंह के समान। दोस्तों इसको शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान कहा गया है चीरवा लेख में, चीरवा उदयपुर में पड़ता है, चीरवा उदयपुर। उदयपुर लेख, लेख लिख दो या शिलालेख लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये कहा गया है इसको कुंभलगढ़ शिलालेख में, कुंभलगढ़ शिलालेख में क्या कहा गया है, कुंभलगढ़ शिलालेख में शत्रुओं की शक्ति का अपहरता। और आबू शिलालेख में, आबू शिलालेख में, आबू शिलालेख में इसको कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ये सेम नोट करना है आपको, बिल्कुल एज इट इज नोट करना है। सुनिएगा आगे क्या होता है, हम कहां थे, हम इधर थे कि गुजरात पहुंच चुकी है किसकी सेना, खिलजी की सेना। किसके नेतृत्व में, उलुग खां के नेतृत्व में। सेना के साथ कौन कौन है, नुसरत खां है, अलप खां है, मीर मोहम्मद शाह है और कहब्रू है। इन लोगों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया है, शिवलिंग को 5 भागों में तोड़ दिया है,
जितनी धनराशि इन लोगों को वहां से मिली उसको इन्होंने इकट्ठा किया और अब ये लोग जा रहे हैं कहां पर, दिल्ली। दिल्ली जाते हुए जब ये वापस लौटे तो इनको याद आया कि रास्ते में बैठा होगा कौन, समर सिंह, और बहुत चांटे मारेगा। इसलिए इन लोगों ने दोस्तों मार्ग दूसरा चुना। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, है ना। इसलिए इन लोगों ने देखो कौन सा मार्ग चुना, इन लोगों ने कौन सा मार्ग चुना, देखिएगा इस मेवाड़ वाले को हटा देते हैं यहां से, क्योंकि अब काम नहीं है। हमने तीनों उपाधियां लिखी हैं, सुनकर लिखी है, समझ कर लिखी है कि क्यों इस कैरेक्टर को कह रहे हैं, तीन अलग अलग नामों से जान रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग यहां से ऐसे इस प्रकार जाएंगे कहां की ओर, दिल्ली की ओर। पूरे राजस्थान को क्रॉस किया इन लोगों ने। सोचिए क्या खौफ होगा किसका, समर सिंह का, क्या कूटा होगा समर सिंह ने। इस घटना का वर्णन रतन प्रभु सूरी ने अपनी पुस्तक तीर्थ कल्प में किया है। अभी लिखेंगे हम कि भाई इसने कूटा, इस सेना को दंडित किया, लिखेंगे अभी, रुकिए सुनिएगा, देखना। ये सेना दोस्तों ऐसे इस प्रकार चली। सबसे पहले ये जो सेना पहुंचेगी ना, कहां पहुंची, ये सेना पहुंची जालौर। वैसे जालौर सिटी नहीं गए, ये जालौर रियासत की सीमाओं में एंट्री कर गए। जैसे ही जालौर की सीमा में इन लोगों की एंट्री हुई, सूचना पहुंच गई कान्हड़ देव चौहान के पास। कान्हड़ देव सोनगरा चौहान है भाई, बड़ा डेंजर व्यक्ति है। इसका सेनापति है जैता देवड़ा। कौन, जैता देवड़ा। इस जैता देवड़ा ने इनको भयंकर कूटा और इनसे धनराशि ले ली, बड़ी धनराशि ली। और दूसरी बात, जो सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग की 5 छोटी बड़ी शिलाएं थी, उन लोगों को इनसे छीन लिया और यहाँ 5 शिवालय बनवाए, ठीक है। जैता देवड़ा ने इनको दंड दिया। उसके बाद ये आगे चलेंगे और ये प्रवेश कर जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में भाटी राज कर रहे थे और दोस्तों भाटी शासकों ने इनको कूटा भयंकर। यहां भी इनसे मोटी धनराशि ले ली, दंड भी दिया और इनको लूटा भी कूटा भी। इधर भी दंड भी दिया, लूटा भी कूटा भी, इसने पहले ही कर दिया है। अब आगे चले और दोस्तों ये पहुंच गए कहां, रणथंभौर के नजदीक। कहां पर पहुंच गए ये रणथंभौर के नजदीक पहुंच गए। और रणथंभौर पर राज चल रहा है किसका, अमीर देव चौहान का। किसका राज चल रहा है, हमीर देव चौहान का राज चल रहा था। ये रणथंभौर की सीमाओं में प्रवेश नहीं किए, बिल्कुल सीमा के नजदीक बैठे हैं। अगर ये सीमा में एंट्री कर जाते तो झगड़ा मूल ले लेते किससे, हमीर देव चौहान से। लेकिन अभी ये सीमा में प्रवेश नहीं किए, रणथंभौर के नजदीक बैठे। देखो ये 2-3 एरो लगा दो, एरो का मतलब ये 2-3 सेनापति हैं। दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी विचित्र घटना घटित हुई यहां रणथंभौर के समीप कि इन दोनों तीनों सेनापतियों में लूट के माल में हिस्से को लेकर, बंटवारे को लेकर कि तेरा इतना परसेंट, मेरा इतना परसेंट, उस लूट के माल में बंटवारे को लेकर और आपस में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, लड़ने लगे। उस दौरान ये व्यक्ति मीर मोहम्मद शाह पूरे खजाने को चोरी छुपे रात को लेकर और प्रवेश कर गया किसके पास, हमीर देव चौहान के पास। ओ हो, अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये जितने भी शासक इनसे अब तक टकराए हैं ना, उनमें अब तक सर्वश्रेष्ठ शासक है कौन, हमीर देव। हमीर देव ने इनको लूटा नहीं, इनको कूटा नहीं, पीटा नहीं, ये जबरन पहुंचे हैं। कौन पहुंचा है, ये व्यक्ति मीर मोहम्मद शाह अपने सहयोगी कहब्रू को लेकर और पहुंच गया कहां पर, हमीर देव चौहान के पास। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। हमीर से ये मिला और हमीर से इसने शरण ले ली कि महाराज मैं एक राहगीर हूं और मैं आपका शरणार्थी हूं, प्लीज मुझे शरण दे। अमीर ने इसको शरण दे दी, पर लेकिन ये बड़ा डरा सहमा हुआ है। ये कह रहा है महाराज वो गब्बर के गुंडे आ रहे होंगे, मुझे ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, मेरी ये धनराशि मैंने कमाई है बड़ी मुश्किल से, इसको सबको ले जाएंगे। अमीर ने बहुत सुन ली इसकी, महाराज वो मार देंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। अमीर ने कहा सुन रहे हो मोहम्मद शाह, आवाज नीचे,
और सुन, ये रणथंभौर है और तू हमारा अतिथि है। यहां से तुझे यमराज भी तेरी मर्जी के बिना ले जा नहीं सकता। जब तक तेरी इच्छा करे तब तक तू यहां आराम से रह सकता है। तेरी सुरक्षा की, तेरे खजाने की, तेरी जान की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तू हमारा अतिथि है, टेंशन मत ले। दोस्तों, मोहम्मद शाह अमीर के सामने तो नहीं हंस रहा है, वरना चाटा मार देगा। मनी मन हंस रहा है कि सबसे बड़ा मेंटल तो मुझे अब मिला है, जो जबरन कह रहा है कि जान ना पहचान और तू मेरा मेहमान। अब टेंशन फ्री है कौन? मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह केवल एक ही काम कर रहा है अब। कान में इसने हेडफोन लगा रखा है और आराम से स्विमिंग पूल में पड़ा है और गाना सुन रहा है, आज ब्लू है पानी पानी। कोई टेंशन नहीं इसको। अरे हंसी मत, गाना सुन रहा है सच में, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इनको हो रही है नुसरत खां को, अलप खां को और उलुग खां को। खजाना लेके गायब हो गया कौन? मीर मोहम्मद शाह। उसके साथ ये भी गया था, कहबरू भी, ये दोनों आए थे नीचे वाले। ठीक है, अब ये लोग 2-5 दिन में इन लोगों ने ढूंढा कि भाई वो गया कहां। लोकेशन ट्रेस हुई तो लोकेशन बता दी कहां? रणथंभौर। इन लोगों ने जाके रणथंभौर को घेर लिया और रणथंभौर के जो सैनिक सेनापति लग रहे हैं सुरक्षा में, उन लोगों से ये कह रहे हैं कि सुनो भाई, झगड़ा मोल मत लो दिल्ली से। आपके पास जो शरण लेके बैठा है ना नालायक निकम्मा आदमी, वो हमारे खजाने को लेकर भाग गया है और वो हमारा विद्रोही है। या तो उसे हमारे हवाले कर दो राजी राजी, और वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो लोग ऊपर से समझा रहे, छत पे चढ़ के इसको कि टाबरो चला जाओ, वरना बहुत मारेगा तो मैं कूटेगा कौन? अमीर दे। ये कह रहे हैं कि ओ अमीर, तेरा मैटर गंभीर कर देंगे, या तो तू इनको हमारे हवाले कर दे, खजाने को भी और इस नालायक को भी। लेकिन अमीर कैसे दे देगा? अमीर के किसी सैनिक ने ऊपर से तीर चलाया और ये मारा गया। डेड बॉडी गिर गई किसकी? ये नुसरत खां की। अच्छा देखो, मरने का पैटर्न नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में कि कैसे मारा गया, क्योंकि मैं ये देखता हूं कुछ ऐसा भी कहते हैं भाई कोई किसी ने पत्थर मार दिया बड़ा तो मर गया। मैं तो ये कह रहा हूं इसको गालियों से मार दिया, गालियां दी इन्होंने बहुत गंदी गंदी, तो मार दिया तो मार दिया। हमसे तो पेपर में ये पूछा जाएगा कि रणथंभौर अभियान के समय जब घेरा डाला था नुसरत खां के नेतृत्व में, अलप खां, इन लोगों ने, तो उसमें कौन सा सेनापति हमीर की सेना से लड़ता हुआ मारा गया? तो वो मारा गया कौन? नुसरत खां। क्लियर? उल्लू खां के तोते उड़ गए। अलप खां ने कहा भैया बैक बैक बैक, पीछे ले सेना को। ये लोग पीछे हट गए। इन लोगों ने तुरंत कॉल किया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और खिलजी से कहा भाई भैया, गुजरात में धन संपदा बहुत थी, हमने भी बहुत लूटी, पर लेकिन वो जो 1-2 नालायक तूने हमारे साथ भेजे थे ना, वो वफादार तेरे, वो हमें सुलाकर रणथंभौर में खजाना लेकर भाग गया है। तो खिलजी ने कहा यार, जब तुम लोगों को पता है रणथंभौर में खजाना है और वो नालायक रणथंभौर में बैठा है, तो जाके भाई का नाम ले दो ना यार, डेमो बहुत है भाई का। तो उलुग खां से बोल रहा है एक एक के भाई का नाम ले, मेरा नाम ले देना। उलुग खां ने बोला सुन रहे खिलजी, नाम की वापस मत बोल देना, तेरा नाम गलती से ले दिया था हमने वो चित्तौड़ के राजा के सामने कि हम ऐसे ऐसे, मैं खिलजी का भाई हूं और मैं वो 4-5 चांटे एक्स्ट्रा मारे थे उसने। नाम मत लेना, तेरा नाम ले देना, तेरा कह रहा है, हम नहीं ले रहे तेरा नाम। अब यहां से अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आएगा। बड़ी सेना सजाई खिलजी ने, सबसे पहले आक्रमण करेगा खिलजी कहां? रणथंभौर पर। और इस उलुग खां से पूछा, उलुग खां मेरे भैया, तुझे किस किस ने लूटा, किस किस ने पीटा और किस किस ने मार्ग नहीं दिया? इसने पूरी लिस्ट बना दी। दोस्तों, उस लिस्ट में सबसे पहले नाम था किसका? चित्तौड़ का। लेकिन खिलजी पहले चित्तौड़ क्यों नहीं आया? क्योंकि खजाना तो रखा था कहां पर? रणथंभौर में। और आपने भी सुना होगा, दामोदर बैठे रहें और दाम करें सब काम। सुना है क्या आपने? नहीं सुना? हाँ, पैसा पैसा। भाई ये टारगेट क्या था इसका? गुजरात अभियान का मुख्य उद्देश्य था पैसा, आया ना? तो सबसे पहले ये खिलजी आया। दोस्तों, खिलजी ने 1301 में तोड़ दिया किसको? चित्तौड़ को। दोस्तों,
खिलजी ने 1303 में तोड़ दिया किसको, 1301 में तोड़ दिया, माफ कीजिएगा, रणथंभौर को, और 1303 में तोड़ दिया चित्तौड़ को। खिलजी की सेना जालौर आ रही थी, लेकिन जालौर दुर्ग की कुंजी है सिवाना, इसलिए सेना को पहले तोड़ना पड़ेगा क्या, सिवाना। और सिवाना को खिलजी की सेना ने तोड़ा है 1308 में। कब, 1308 में। जालौर को खिलजी ने तोड़ा 1311 में। कब तोड़ा दोस्तों, 1311 में। और जैसलमेर को खिलजी की सेना ने तोड़ा 1312 में। कब तोड़ा, 1312 में। इन पांचों ही गढ़ों को जीतने का पहला जो कारण है वो है गुजरात अभियान कहीं ना कहीं। लेकिन पता नहीं स्टूडेंट कैसे भ्रमित हो जाता है और वो चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण मान लेता है। किसको मुख्य कारण मानता है, किसको, रानी पद्मिनी। ऐसा नहीं है, दूर दूर तक नहीं है दोस्तों। चित्तौड़ आक्रमण का ही नहीं, रणथंभौर आक्रमण का कारण भी प्रेम कहानी नहीं है। यहाँ एक अजीब ही प्रेम कहानी सुना देते हैं कि खिलजी की कोई बेगम थी चिमना, वो इलू इलू करती थी किसके साथ, मीर मोहम्मद शाह के साथ, और ये दोनों भाग के आ गए। क्यों, एक दिन ये प्लान कर रहे थे किसको मारने का, खिलजी को मारने का। इसकी बेगम चिमना वो प्लान कर रही थी इसके साथ, क्योंकि एक तो ये सीमेंट का कट्टा ले आए थे और एक ड्राम ले आए थे। अब पता चल गया किसको, खिलजी को। खिलजी की गुप्तचर विभाग में बड़ी पकड़ थी, याद रखना, भयंकर पकड़ थी इसकी गुप्तचर विभाग में। तो किसी गुप्तचर ने, खुफिया एजेंट ने आके बता दिया, महाराज एक बिनानी का सीमेंट का कट्टा आया है और एक ड्रम आया है। तो इसने बोला यार इससे क्या होगा, अरे बोल महाराज वो लव स्टोरी नहीं देखी है आपने, हाँ सुना नहीं आपने, हमारी अधूरी कहानी वाली वो कहानी। आप समझ गए ना किस किस का नाम लेना चाहता हूँ। हाँ मेरे मुंह से मत बुलवाओ, समझ गए आप, समझदार हो। तो पता चल गया इसकी लव स्टोरी के बारे में। खिलजी ने इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन ये भाग गए। ये कोई लव स्टोरी आधार नहीं है आक्रमण का। आक्रमण का मुख्य आधार है खिलजी का साम्राज्यवादी होना, पहला कारण। दूसरा कारण है कि ये जो चित्तौड़ था या रणथंभौर था, ये दोस्तों गुजरात वाले मार्ग पे पड़ रहा है, जिसमें प्रॉपर चित्तौड़ तो पड़ ही रहा है, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो गुजरात अभियान है इसका, कहीं ना कहीं कि इन लोगों ने मार्ग नहीं दिया, और मार्ग ना देना मामला नहीं है, कूटा और सेना को। खिलजी का नाम लेते तो ज्यादा और कूटते, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा, समर सिंह ने जो कूटा उसका वर्णन किसने किया, रतन प्रभु सूरी ने अपनी पुस्तक तीर्थ कल्प में किया है। ऐसा आप नोट डाल के लिखोगे। हाँ, जो समर सिंह ने इसके अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान पर जा रही सेना को चित्तौड़ से मार्ग नहीं दिया और उनसे कर वसूल लिया, जिसका वर्णन हमें मिलता है रतन प्रभु सूरी की पुस्तक तीर्थ कल्प में। किसमें, तीर्थ कल्प में। अब मैं एक बार इसको आप अच्छे से नोट्स वाला डायग्राम बना लो, ऐसा बना दूं इसको एकदम शानदार जोरदार। देखो यहां तक की बातें तो हमने थी समझने में, अब इसको नोट्स करने वाले फॉर्मेट में बनाते। भाई नोट्स कैसे बनेंगे, देखो अब आ जाओ इधर, बहुत शानदार डायग्राम बनाएंगे एक हम। ये गुजरात अभियान हो गया। देखो दोस्तों यहां तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये खिलजी सबसे पहले अटैक करेगा रणथंभौर पर इस सिलसिले में। कहां अटैक करेगा ये, रणथंभौर में अटैक करेगा सबसे पहले। क्लियर, चलो देखो रणथंभौर बना देता हूं। मैं पेंटर बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मैं मेरी अपने आप ही तारीफ कर लेता हूं, आप तो करोगे नहीं। देखो बन गया ना रणथंभौर, बना नहीं बना, हाँ ठीक है बन गया, ठीक है। यहां बना देंगे हम चित्तौड़ को। बहुत अच्छा एक शानदार डायग्राम बनाऊंगा मैं, इसमें से बहुत प्रश्न आ रहे हैं आजकल। चित्तौड़ बना दिया। यहां बनाएंगे हम शिवाना। देखो पेंटर कितना अच्छा हूं मैं, ये देखो बना दिया हमने शिवाना, ठीक है। इधर बनाएंगे हम जालौर। ये लीजिए बन गया जालौर। और लास्ट में हम बनाएंगे किसको, जैसलमेर को।
ये देखिए बन गया जैसलमेर। अब देखो एक ही डायग्राम में सब कुछ फिल कर देंगे हम, देखना। सबसे ऊपर हम लिखेंगे राजा का नाम और राजा के नाम के नीचे लिख देंगे रानी का नाम। ठीक है, देखो राजा कौन था? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान ये राजा है, हम्मीर देव चौहान। रानी कौन है? रंग देवी। रंग देवी। क्लियर? ठीक है, इधर आ जाइए। राजा रतन सिंह और रानी कौन? पद्मनी। राजा कौन है दोस्तों? रतन सिंह और रानी कौन है? पद्मनी। रावल रतन सिंह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कम है। रतन सिंह और रानी कौन? पद्मनी। पद्मावती नहीं लिखोगे आप, पद्मनी है रानी का नाम, पद्मनी। ठीक है, इधर देखो राजा और रानी। राजा का नाम है सातल देव या शीतल देव। शीतल देव, सही शीतल देव लिख दिया है मैंने ना, कई जगह सातल देव भी आ जाता है। रानी का नाम है मैना देवी। मैना देवी। ठीक है, इधर राजा का नाम कान्हड़ देव सोनगरा और रानी का नाम जैतल देव। कान्हड़ देव सोनगरा। जगह कम है अपने पास तो कान्हड़ देव। रानी का नाम जैतल देव। जैतल देव, ये हो गया रानी का नाम जैतल देव। यहां राजा कौन है? मूल राज भाटी। और यहां स्त्रियों का नाम हमें मिलता नहीं, रानियों का नाम, लेकिन जौहर यहां कंफर्म हुआ है। दोस्तों हम इस डायग्राम में समझ रहे हैं एक साथ अलाउद्दीन खिलजी के 5-5 आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के नाम राजस्थान में 5 साके करवाने का रिकॉर्ड है। 5 केसरिया, 5 जौहर। केसरिया और जौहर मिलके क्या हो गया? साका। देखो कितना अच्छा डायग्राम हमने बनाया है। देखो आक्रमण, देखिए आक्रमण, देखिए आक्रमण, देखिए आक्रमण, देखिए आक्रमण। बोलो बात समझ में आई? आई ना? ठीक है, ये बना दिया। अच्छा बीच में हम केवल ये लिख देंगे कब जीता। देखो ये आक्रमण कब हुआ है, ये अटैक कब किया था उसने? 1301 में। चित्तौड़ को, सॉरी, रणथंभौर को इस खिलजी ने कब जीता? 1301 में। अच्छा चित्तौड़ को कब जीता? 1303 में। 1303 में। सिवाना को कब जीता? 1308 में। कब जीता दोस्तों? 1308 में। और जालौर को कब जीता? 1311 में। कब जीता? 1311 में। और जैसलमेर को कब जीता? 1312 में। कब जीता? 1312 में। सुनिएगा, यहां केसरिया किया किसने? हम्मीर देव चौहान ने, और जौहर किया रानी रंग देवी ने। यहाँ कंसेप्ट थोड़ा जल जौहर की ओर मुड़ जाता है। अच्छा जल जौहर कैसे हुआ? रानी रंग देवी और हम्मीर की पुत्री है देवल दे। उस देवल दे ने पदम तालाब में कूदकर अपनी जान दी, उससे हम जल जौहर कह देते हैं। रानी ने तो जौहर ही किया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां देखो, यहां खिलजी नाम बदलेगा चित्तौड़ का, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिलजी ने कर दिया खिजराबाद। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। ऐसे बंद कर दो। सिवाना का नाम कर दिया खैराबाद। क्या नाम कर दिया? खैराबाद। अच्छा जालौर का नाम कर दिया जलालाबाद। क्या कर दिया दोस्तों? जलालाबाद नाम कर दिया जालौर का। अच्छा इधर जैसलमेर का नाम बदलेगा नहीं, रणथंभौर का नाम बदलेगा नहीं। ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम कितने साके कर दिए हमने? यहाँ 5 साके। देखो
समझो पहले, इन सभी साकों की जड़ में है गुजरात अभियान, है ना। देखो आपसे पूछेगा राज्य में कुल साके, राज्य में कुल साके, तो आप कहोगे कि राज्य में जो कुल साके हुए दोस्तों वो हुए 12.5। कितने 12? 12.5। देखो साके क्या होते हैं भाई, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। देखो एक है केसरिया, एक होता है जौहर। जौहर करती हैं रानियां या महिलाएं और केसरिया करेंगे पुरुष। मैं राजा लिख रहा हूं, बोल पुरुष रहा हूं, लेकिन इसमें सेनापति भी है, ठीक है। और यहां है रानियां प्लस महिलाएं। अरे अन्य महिलाएं रानियों के साथ, रानी तो लीड कर रही है, उसके साथ अन्य महिलाएं और हैं। राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए कितने साके हुए, 12.5 हुए। पहले क्या होता है, केसरिया होता है पहले, वीरता पूर्वक ये सेना, इनकी सेना लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, केसरिया बाना पहन के। तो अपन इनको ये नहीं कहते कि भाई ये मर गए, हम ये कहते हैं कि एक सैनिक ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए या सेनापति ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए केसरिया कर दिया। जैसे आप आसान भाषा में समझो, सेम कंसेप्ट, जैसे हमारा कोई भी सैनिक शत्रु दल से लड़ते हुए और मर जाता है, लेकिन हम उसे ये नहीं कहते वो मर गया है, हमने एक विशेष शब्द, एक सम्मानजनक शब्द ढूंढ रखा है, शहीद हो गया। भाई वो सैनिक शहीद हुआ है, वहां आया शब्द शहीद। यहां पर जो ये मर जाएंगे इसका एक शब्द है केसरिया किया इन्होंने। क्या किया, केसरिया। यहां शहीद यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद रानियां क्या करेंगी, जौहर व्रत धारण करके और अग्नि में स्नान कर जाएंगी, मां भवानी का नाम लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। स्नान का मतलब नहाना, अग्नि में नहाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी अग्नि कुंड सजा के उसमें, और स्वाहा मां भवानी का नाम लेकर। यह है जौहर। केसरिया और जौहर मिलके बनता है साका। इसका मतलब आधा लिख रहा है एक जगह, तो एक जगह आधा हो गया ये। कैसे, या तो केसरिया नहीं हुआ होगा या जौहर। आप बताओ क्या सोच रहे हो, बताओ केसरिया नहीं हुआ या जौहर। हाँ पहले केसरिया होगा, इसका मतलब जौहर नहीं हुआ। यहां कहां, 1550 की घटना है ये, जैसलमेर से जुड़ी हुई है। जैसलमेर में साका आधा रह गया। कैसे आधा रह गया, केवल केसरिया केसरिया हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध में वीर गति प्राप्त की सेना ने, महाराज ने, लेकिन रानियों ने उसके बाद जौहर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसलमेर की विजय हो गई उस अभियान में। 1550 की घटना है ये, लूणकरण भाटी के काल की घटना है, और आक्रांता था कंधार का राजा अमीर अली, है ना। डिटेल में बात करेंगे हम जैसलमेर का साका जब समझेंगे। ये आधा हो गया, ठीक है जी। तो अर्ध साका हो गया, एक होता है केसरिया, एक होता है जौहर, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, साका बनते हैं। राजस्थान में कुल कितने हुए, 12.5। लेकिन खिलजी के नाम राज्य में साके कितने, खिलजी के नाम साके, आपके सामने लिख रहे हैं 5। कितने, आपके सामने लिख रहे हैं पूरे के पूरे 5। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। एक बार आप इसे नोट करें, करें नोट।